आप मुझे बताइए कि 222 पूर्ण बहुमत की सरकार आने पर 222 इनके पास 2012 में एमएलए जीत करके आए। 47 मुसलमान थे। 80 के आसपास एमएलए थे बीएसपी के, 18 मुसलमान थे। पीस पार्टी का एक एमएलए, 4 एमएलए जीत करके आए थे, एक मुसलमान थे डॉक्टर साहब। एक कम 70 एमएलए थे मुजफ्फरनगर के दंगे के वक्त, जब उस 12 से 17 के बीच में। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से इससे ज्यादा कभी एमएलए नहीं थे कहीं पर किसी प्रदेश में। एक कम 70 मुस्लिम। किसी एक मुसलमान एमएलए, समाजवादी, बीएसपी का कोई सिंगल स्टेटमेंट, या मुजफ्फरनगर के उन कैंपों में जहां 50,000 लोग बेघर थे और वो कैंपों में रह रहे थे, आपने देखा उनका चेहरा? कोई वीडियो देखा? आजम खान को देखा? जहां पर अनऑफिशियल 250 लोग दंगे में मारे जाते हैं, 17 बच्चियों का रेप होता है, वहां पर भाई मारा कोई भी गया हो, हिंदू हो या मुसलमान, क्या जरूरी था कि उस साल आप सैफई में अगर वो डांस वाला प्रोग्राम नहीं कराते, सैफई महोत्सव, तो कौन सी कमी आ जाती? आप छोटे हो जाते, दुबले हो जाते, पतले हो जाते, पार्टी को नुकसान हो जाता, क्या होता? एक तरफ 50,000 लोग कैंपों में थे, दिसंबर की ठंडक, और पश्चिमी यूपी का इलाका 1 डिग्री तक भी ठंडक रहती वहां पे, और हमारे सारे मुस्लिम एमएलए वहां पर जाकर के सैफई में नंगा डांस देख रहे थे करीना कपूर का। आप बताओ मुझे, मैं क्या महसूस करूंगा? तब हम लोगों ने रुख किया था हैदराबाद का। तब हम जाकर के दारुस्सलाम में बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात किए थे। अच्छा, आपने? यस। ओह, तब हमने जाकर के मुलाकात किया था और हमने कहा हम उत्तर प्रदेश में आपको चाहते हैं। हम क्यों गए? उसका रीजन भी मुजफ्फरनगर है, क्योंकि हमने जब देखा कि एक आदमी 6 फीट 2.5 इंच का, उसके बदन में शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिसको हम जानते भी नहीं, वो मुजफ्फरनगर के वो 50,000 जो कैंपों में लोग रहते थे उनके दरमियान में घूम रहा है। अच्छा, माली इमदाद कर रहा है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। जब उन्हें पता किया तो पता चला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हैदराबाद के। बताया था ओवैसी साहब ने, ये ओवैसी साहब। तो हमने जाकर के उनसे मुलाकात की, हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। हमने सोचा हमने जिनको 75 सालों से वोट डाला और 70 के आसपास यहाँ एमएलए है, एमपी है, आजम खान वहां के प्रभारी मिनिस्टर थे, ये नहीं गए। 1400 किलोमीटर से एक आदमी चल करके आ रहा है उन कैंपों में। आप बताओ मुझे। उन लोगों का दुख का 7.5 लाख रुपया उन्होंने वहां पर कैंपों में दिया। बच्चियों की बहुत सारी शादियां भी हुई थी वहां पर, आपको अगर याद हो तो। गया, और एक बार नहीं 2 बार गए। गए। वैसे साहब 2 बार गए। तो आप बताओ मुझे कि इस नाइंसाफी का खात्मा कैसे होगा? मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? 131 एमपी उनके समाज का, लेकिन वो सो रहा था। आप हकीकत बताइए कि आज से 30 साल पहले, जब बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं हुआ था 1984 से पहले, इसी प्रदेश के अंदर, इसी देश के अंदर क्या दलितों का उत्पीड़न नहीं हुआ? क्या उनको सताया नहीं गया? क्या उनकी बहन बेटियों की इज्जतें नहीं लूटी गई? क्या उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट लेते थे? वो जब शिकायत करने जाते थानेदार भगा देता था। क्या ये बात गलत है? क्या सरकारी नौकरी में थे वो? क्या जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा तादाद उनकी नहीं थी? बताओ आप। 131 एमपी उनका था, उसके बाद भी उनके साथ अन्याय हो रहा था। तब काशीराम ने जाकर के अपने समाज के बीच में कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न्याय हो तो उसके लिए तुम्हें लोकतंत्र में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाना पड़ेगा। काशीराम को अपना नेता मानना पड़ेगा और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यही वो चाबी है जो न्याय के सारे दरवाजे को खोलेगी। और किसी के आगे गिड़गिड़ाने से, मांगने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो मैंने काशीराम को पढ़ा। काशीराम पर भी इल्जाम लगा। किसने लगाया? काशीराम के समाज के लोगों ने, जो पुराने, अभी मैंने कहा ना,
तमाम सबकी पार्टियां कांग्रेस थी, आपकी, मेरी, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी। इल्जाम किसने लगाया? पुराने कांग्रेसियों ने। जैसे पुनिया साहब है, कांग्रेसी है। तो अब जब भी कांग्रेस को काउंटर करवाना होगा तो पुनिया साहब से काउंटर, बीएसपी को काउंटर करवाएगी, क्योंकि पुनिया साहब दलित समाज से आते हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने उस वक्त काशीराम पर जब इल्जाम की झड़ी लगाई तो वो काशीराम के समाज के लोगों से ही लगवाई जो उनकी पार्टी में थे। लेकिन काशीराम को असर नहीं हुआ। काशीराम अपने उस न्याय यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, गांव गांव जाकर के अपने समाज के लोगों से मिल रहे थे। दुनिया ने देखा कि 9 सालों में अपने समाज की एक बेटी को सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया।